जय श्री श्याम। आप में से कई सारे बच्चे दिसंबर 26 में एसएफएम का एग्जाम देने वाले होंगे और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जून 27, दिसंबर 27, जून 28 के लिए एसएफएम पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैं आपके लिए बात करने वाला हूं। अब ये हमें पता ही है कि एसएफएम का क्या हवा बना हुआ होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि एसएफएम बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पेपर भी डिफिकल्ट आता है, तो इससे उम्मीद ही नहीं लगा के रखना चाहिए। और ये बात तो मैंने क्लास में हमेशा ही बोला है, पहले भी बहुत बार बोला है कि हाँ, सब्जेक्ट टेक्निकल जरूर है, डिफिकल्ट जरूर है, पेपर भी डिफिकल्ट आता होगा, लेकिन उसको इजी बनाने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं आपके लिए। आपको बस मेरे साथ साथ फॉलो करते हुए चलना है। द पेपर इज नेवर इजी और डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट प्रेपरेशन। तो वो सारे रूमर्स को आप जितना कम ध्यान दोगे उतना बेटर है। ये सारी बातें तो मैंने हमेशा ही कही है और कई सारे बच्चों ने फायदा भी उठाया इस चीज का। लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि किस तरीके से एसएफएम भी बहुत इजीली डुएबल है अगर आप सही तरीके से, सही गाइडेंस से बस उसको एग्जीक्यूट करो। और मैं आपको यहां पे प्रूव कराऊंगा कि अगर आप सही तरीके से आप पढ़ रहे हो, जैसा मैं क्लास में बोलता जाता हूं, बस उसको फॉलो करते हो, अगर सिर्फ फॉलो भी कर लिया ना तो भी एसएफएम इज वेरी स्कोरिंग, एक्सट्रीमली स्कोरिंग। तुम यहां पे देखोगे, मैं तुमको दिखाऊंगा इधर ही। एंड ये बात तो ये भी फैक्ट है ना कि रियल लाइफ में एसएफएम का एप्लीकेशन है। तुम जब भी सैलरी कमाओगे या पैसे कमाओगे, बिजनेस करोगे, तो वो जो तुम सेविंग्स करोगे उसका क्या करोगे? बैंक में रखोगे क्या? इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा। तो यू नीड टू नो हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। तो उसके लिए पढ़ लो ना अभी मेरे साथ में। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे मैं एक सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास। दिसंबर 25 में एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, आप ही की तरह एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और 75 स्कोर करा एसएफएम के इस सब्जेक्ट में। 75 इज एक्सेप्शनल मार्क्स वाइज अगर बात करें, एक्सेप्शनल मार्क्स है। उससे भी ज्यादा एक्सेप्शनल बात पता है क्या है? अगर आप इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे देखोगे, इसको सारे क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिले जितने भी इसने अटेम्प्ट करे थे। इसके मार्क्स की ब्रेकअप मैं आपको दे देता हूं। एमसीक्यूज अपना 30 मार्क्स का होता है, 20 स्कोर किया इसने, 10 मार्क्स कट हो गए, ठीक है, कुछ बहुत गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट का अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल पार्ट अपना 7 मार्क्स का होता है। और लेट्स से अगर आप एक थ्योरी अटेम्प्ट करते हो तो आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट? तो 56 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना होता है। 49 मार्क्स आए तो देखो एक नॉट अटेम्प्टेड है, क्वेश्चन 2 है जो कैपिटल बजटिंग होता है वो अटेम्प्ट नहीं करा हुआ है, तो 7 मार्क्स यहां पे कट गए। और फिर एक थ्योरी आता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन 8 में थ्योरी आता है, वहां पे 6 मिला आउट ऑफ 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, तो वहां 8 मार्क्स कट हो गए। चलो थ्योरी में भी मार्क्स कट हो जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस पूरे सिनारियो को तो बेसिकली हुआ क्या, ओवरऑल जो ये पेपर 100 मार्क्स की है, 75 स्कोर हुआ, 25 मार्क्स कट हो गए, जाने दो। 75 तो स्कोर किया ना, उस पर ध्यान दो। ये 75 किस तरह से स्कोर किया मैं आपको एक एक करके पेपर ब्रेक करूंगा। दिसंबर 25 का पेपर था, ऑब्वियसली जून 26 का तो अभी आंसर स्क्रिप्ट आएगा धीरे धीरे, तब पता चलेगा। दिसंबर 25 का मैंने यहाँ पे एग्जाम पेपर भी खोल लिया आपके लिए, एक एक करके इसको एनालाइज करेंगे और मैं आपको ये प्रूफ कराऊंगा कि इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एग्जीक्यूशन, अलग कुछ नहीं है। इसने भी वही पढ़ा है जो आप पढ़ने वाले हो, अलग कुछ नहीं है, बस इसने फॉलो किया और एग्जीक्यूट किया एग्जाम के पेपर में। तो मुझे आपको मोटिवेट करना है इस वीडियो के थ्रू कि आप भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉलो करना है जो क्लासेस आपको दिए गए हैं। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। मैंने सब चीज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स कवर करते हुए चला है, कोई आपको कुछ माथा नहीं लगाना है, जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट करते हुए चलूंगा, सुनते हुए चलना, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ट्राई करूंगा जितना छोटा बन सके, ठीक है? तो प्रैक्टिकल वाला देखा, देखो 7 7 7 7 7 आपको सारा दिखेगा। एक क्वेश्चन 2A था वो नॉट अटेम्प्टेड कैपिटल बजटिंग का, तो ठीक है, वो 0 ही काउंट होगा। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन अपने को छोड़ने होते हैं, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 उसने छोड़ा, और क्वेश्चन 8 थ्योरी है वो अटेम्प्ट किया। जैसा मैं ये भी बोलता हूं कि थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आप मान लो, बिकॉज पेपर ट्रिकी रहता है, तो एक थ्योरी जो है वो सेफगार्ड रहेगा, राइट? और टाइम क्रंच हो गया तो थ्योरी काम आ जाता है। अब यहां पे देखो, एक एक करके इसको लेके चलते हैं।
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5A, राइट। सबसे पहला काम रीडिंग टाइम में यही करना होता है कि आप पूरे पेपर को देख के चूज करो विच क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट, और जो चूज कर रहे हो उसमें भी नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन से को दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने अपने हिसाब से, और वो बहुत पर्सन टू पर्सन होता है, उसका कोई रिटन रूल नहीं है। किसी को पोर्टफोलियो इजी लगता है, किसी को पोर्टफोलियो में मजा आ रहा है पोर्टफोलियो करेगा, किसी को इक्विटी वैल्यूएशन अच्छा लगता है वो करेगा, कुछ बच्चे डेरिवेटिव्स चूज करते हैं, फॉरेक्स चूज, जिसका जैसा स्ट्रेंथ, जिसका जैसा अपना जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहेगा उसके हिसाब से आप चूज करते चलोगे। तो इसने 5A चूज करा। क्वेश्चन 5 इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके जो दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो 5A चूज करा ना, आओ 5 देखते हैं। 5A, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5A। दो पोर्टफोलियो दिए हुए, मून एंड सन, पास्ट 4 ईयर्स का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बीटा दे दिया दोनों 4 ईयर्स, दोनों पोर्टफोलियोज का बीटा दे दिया, मार्केट का रिटर्न दे दिया और आरएफ दे दिया यहाँ पे 5.5%। तो ये सारा डेटा यहाँ पे है, राइट। पूछा क्या क्या है, 7 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होता है। पूछा क्या क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो सीएपीएम से, यानी आरई निकालना एज पर सीएपीएम। सेकंड में अल्फा एडजस्टेड रिटर्न, जेनसेंस अल्फा निकालना है, ईआर माइनस आरई, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 साल का, एवरेज ले लो, यार वो सब पे नहीं जाते हैं। और फिर बोला रेकमेंड विच ऑफ द 2 पोर्टफोलियोज विद द इन्वेस्टर प्रेफर। अब देखो किस तरह से आंसर किया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, सबसे पहले आरई निकालना था ना एज पर सीएपीएम। तो दो पोर्टफोलियोज है, एकदम सिंपल टेबल फॉर्म, कोई रूलर पेंसिल कुछ यूज नहीं करा, एकदम सिंपल टेबल फॉर्म। पहले फॉर्मूला, जैसा मैं बोलता हूं सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए और उसके बाद एक लाइन में वर्किंग, फाइनल आंसर। सेम यहां पे वापस देखो, ये भी मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला एक बार लिखोगे काम हो जाएगा, कोई सेकंड टाइम फॉर्मूला नहीं लिखा इसने, सेकंड टाइम सीधा वर्किंग किया और उसका आंसर लिख दिया। फर्स्ट पार्ट के मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स। सेकंड, अल्फा एडजस्टेड रिटर्न पूछा था, यानी जेनसेंस अल्फा लिखा, फॉर्मूला लिखा यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, आरई तो ऊपर कैलकुलेट कर लिया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इधर कैलकुलेट किया, अगेन यहां फॉर्मूला लिखा, यहां पे सीधा सीधी कैलकुलेशन दिखाया और ईआर आ गया दोनों का, फिर अल्फा का कैलकुलेशन कर दिया यहां पे, अगेन फुल मार्क्स सेकंड पार्ट में भी। फिर आया थर्ड पार्ट, समरी लिख दिया, लेकिन देखो समरी का कोई अलग से वेटेज नहीं था, बट लिखा बहुत अच्छी बात है। थर्ड पार्ट, इन्वेस्टर विल प्रेफर कौन सा, जो पोर्टफोलियो प्रेफर होगा ये वाला सन पोर्टफोलियो, तो वो वाला को चूज कर दिया, इन्वेस्टर विल प्रेफर सन पोर्टफोलियो, अच्छे से कैप्स करके लिख दिया, सीधा सीधे एकदम नीटनेस प्रेजेंटेशन में है, 3-4 लाइन गैप छोड़ छोड़ के लिखा, 1 मार्क, फुल मार्क 7। सेम प्रेजेंटेशन हम सारे क्लास में फॉलो करते हैं। मैंने आपको ये पूरे के पूरे बुक में 500 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है और एक एक क्वेश्चन हमने यही प्रेजेंटेशन के हिसाब से करा है, तो वो आपके मसल मेमोरी में फिट हो जाता है कि हाँ बस उसी तरीके से फ्लो में आपको करना है। कोई रिटन रूल नहीं है कि इस तरीके से ही प्रेजेंटेशन करना है, जैसा इसको मन किया इसने किया, इसको टेबल फॉर्मेट में बना के किया, वैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सन, यहाँ पे मून लिख के वैसे भी काम कर सकते थे, उसमें भी फुल मार्क्स मिल जाते तुमको। जेनसेंस अल्फा निकाला, स्टेप बाय स्टेप निकाला, पूरा का पूरा मार्क्स मिला, कंक्लूजन लिखा, उसका मार्क्स मिला, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाता है। अब आओ 5B देख लो, 5B आया, 5B सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व करा हुआ है, 5A जैसा क्वेश्चन भी करा ही था, 5B सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व करा हुआ है, नंबर अलग है बस। क्या है सर, अब म्यूचुअल फंड वाला है, शार्प ट्रेनर जेनसेंस अल्फा निकालना है, एनालाइज करके निकालना है और रैंक भी करना है, सुपर इंपॉर्टेंट रैंक करना है। तो हमको याद होगा हम वो एकदम टेबल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, देख लो। पहले इसने बहुत बढ़िया तीनों का फॉर्मूला लिख दिया, शार्प का फॉर्मूला लिखा, ट्रेनर का फॉर्मूला लिखा, अल्फा का फॉर्मूला लिखा, बीटा यूज किया तो बीटा का फॉर्मूला लिख दिया, आरई कैलकुलेट किया तो आरई का फॉर्मूला लिख दिया, सारे फॉर्मूलाज यहां पे लिख दिए, यहां पे लिख दिया, या तुम अंदर टेबल पे लिख दो, जैसे भी लिखो, फॉर्मूला लिखना है उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है, ये बात तो हर क्लास पे मैंने बोला है और वही तुमको फॉलो करना है। और ये एकदम वही प्रेजेंटेशन, फंड, तीनों फंड्स है यहाँ पे, सारे पर्टिकुलर्स ये रहे और एकदम सिंपली ABCD नंबरिंग किया, शार्प मेजर कैलकुलेट किया, A डिवाइड बाय C, A वैसे करके A माइनस B डिवाइड बाय C, एकदम वही फॉर्मूला वापस नहीं लिखा, बस कैलकुलेशन का वर्किंग कर दिया और अंदर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। फिर बीटा आ गया, स्टैंडर्ड सॉरी ये कोरिलेशन आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा निकाल दिया, ट्रेनर
RM रिटर्न जेनसेन अल्फा निकाल दिया, रैंक डाल दिया, लास्ट में रैंकिंग कर दिया तीनों के हिसाब से, और फुल मार्क्स 7। क्या था? एकदम सेम वही प्रेजेंटेशन जो हमने किया है, एकदम नीट और क्लीन काम किया, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखा, फॉर्मूला लिखा, सारे के सारे आंसर्स लिखते हुए चले गए, फुल मार्क्स मिला है। ऐसा नहीं कि कहीं पे फालतू का मार्क्स कटा है, रिक्वायर्ड रिटर्न को पूरा नहीं लिखा, रिक्वायर्ड रिटर्न RE लिख दिया, फुल मार्क्स मिलता है। फाइनल लेवल की स्टूडेंट हो, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस पर मार्क्स नहीं कटते, राइट। उसके बाद 3B, अब 3B क्या बोलता है? 3A इसने बाद में किया है, 3B पहले कर लिया। इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, देख लो। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और इंट्रिंसिक वैल्यू को मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करके बताओ ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बहुत बार बहुत सारे सम्स हमने ऐसे प्रैक्टिस कर रखे हैं। क्वेश्चन 3B टाइमलाइन बना दिया, मैंने बहुत बार बना के तुमको बताया, अगर तुमको जरूरत पड़े तो ये भी बोले कि तुम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने बनाया है, देख लो तुम्हारे सामने है, ठीक है। पहले सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकाल लिया B/R करके, उसके बाद कट भी किया, बट इज्जत से सही तरीके से एक जगह इसको कट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू पहले कैलकुलेट करना था, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप किया, जैसा टेबल हम बनाते हैं, पीरियड, कैश फ्लोज, PV फैक्टर और PV ऑफ कैश फ्लोज करके, राइट। आंसर आया यहाँ पे, टर्मिनल वैल्यू इधर ही कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया जो ऊपर आंसर आया, करंट मार्केट प्राइस निकल गया, और करके बोल दिया कि अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए, फुल मार्क्स 7। सेम चीज जो क्लास में हम करते हैं, बस उसी को तुमको प्रैक्टिस करना है और उसी को तुमको एग्जाम हॉल में करके आना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज टू डू। जो मैंने तुमको 95 क्लासेस में कराया है, वो एग्जैक्टली सेम काम है जो तुमको एग्जाम हॉल के अंदर करके आना है। तो अगर तुम होमवर्क भी करते चलोगे ना, तुम ये काम कर पाओगे एग्जाम हॉल के अंदर में, और तुमको वो सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि SFM का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, बहुत टेक्निकल आता है, नहीं मैनेज हो पाता है। वो सब तब एप्लीकेबल है जब तुम्हारे प्रिपरेशन में वीकनेस हो। मैं वही बार बार बोलता हूँ, फाइनल लेवल पे पेपर्स डिफिकल्ट आएंगी, यू कांट एक्सपेक्ट कि इंस्टीट्यूट पेपर्स इजी पूछेगा, फाइनल लेवल दे रहे हो यार। तो इट्स ऑलवेज, हमेशा याद रखना, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रिपरेशन, नेवर अबाउट द पेपर। अपना प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड रखो, मार्क्स मिलना ही मिलना है। कहां से काट लेगा इंस्टीट्यूट मार्क्स, तुम बताओ ना, कहां से काटेगा मार्क्स? तब कटेगा जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। देख लो, मार्क्स आ रहे हैं ना, फुल मार्क्स आ रहे हैं यार, राइट। क्वेश्चन 3A, जो ऑब्वियसली 3B किया तो 3A फिर करना ही पड़ेगा ना, 3A रिस्की प्रपोजल्स का। अब देख लो हम कैसे इसको करते हैं। रिस्की प्रपोजल, इतना सारा डेटा है, तो पहले डेटा का एक समरी लिख लेते हैं और फिर एक एक करके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो 3A इसने यहां से शुरू किया। तो पहले देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 3 सिनेरियोज है। अब प्रोजेक्ट A का प्रोबेबिलिटी कितना, कैश फ्लोज कितना, B का प्रोबेबिलिटी कितना, कैश फ्लोज कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का यहाँ पे लिख दिया, इंडस्ट्री का डेटा दिया हुआ है 3 प्रोजेक्ट्स का, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, सारा डेटा। इतना में तो खाली इंफॉर्मेशन को समराइज किया जो क्वेश्चन में लिखा है, एग्जामिनर के लिए नहीं, अपने लिए, कि अपने लिए इजी हो बाद में सम सॉल्व करने के लिए। कितना मिनट लगा होगा? 1 मिनट लगा होगा ये काम करने में। उसके बाद एनालाइज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ A एंड B। अब तुमको बार बार क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं है, A का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यहीं से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लोज करके सीधा सीधी, देखो ना, सीधा सीधी आंसर लिख दिया, सीधा सीधी आंसर लिख दिया। समेशन PX, खाली फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला एंड डायरेक्ट आंसर, फॉर्मूला लिख दिया, समेशन PX, सीधा सीधी आंसर लिख दिया, राइट। ये देखो B का यहां से आ जाएगा तुमको, प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लो, सीधा सीधी आंसर लिख दिया। पार्ट 1 डन। पार्ट 2 में क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, HD बाय रिटर्न, रिस्क बाय रिटर्न। ये रहा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन B बाय A। फॉर्मूला भी नंबर्स में लिख दिया, तुम वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो HD बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, वो भी चलेगा, या B बाय A, ये भी चलेगा, फॉर्मूला ही है ना ये। तो यहाँ पे आओ, इसके पार्ट के भी मार्क्स मिल गए। उसके बाद ये नहीं पूछा था कि विच इज बेटर, बट इसने ये भी बता दिया कि ठीक है, प्रोजेक्ट B इज रिस्कियर एज कंपेयर टू A, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक। फिर आया इधर इंडस्ट्री बेंचमार्क कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, XYZ तीनों डेटा दिए हुए थे, तो तीनों का पहले CV निकाला और फिर उसको एवरेज कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था
कि एवरेज जो है, देखो इंडस्ट्री बेंचमार्क इज द एवरेज सीवी ऑफ 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एवरेज सीवी से बेंचमार्क निकलेगा। तो उसने वही काम किया जो क्वेश्चन में बोला था, उसके भी उस पार्ट के भी यहाँ मार्क्स मिल गए पूरा पूरा। और प्रोजेक्ट 4 का बोल दिया रेकमेंड विच प्रोजेक्ट टू बी सिलेक्टेड, तो ए को सिलेक्ट होना चाहिए, ए को सिलेक्ट होना चाहिए, पूरा एकदम कंक्लूजन लिख दिया, 7 मार्क्स फुल। कहाँ मार्क्स कटेगा, कहीं नहीं कट सकता, राइट। फिर आया क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 में बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स। ये देखो बॉन्ड सेम टू सेम क्वेश्चन अपने करते हैं क्लास के अंदर में, तो सेम एकदम क्या करना है इसमें, करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी। तो ये रहा मार्केट प्राइस का, पहले फॉर्मूला लिखा इंटरेस्ट इनटू पीवीएफ प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इनटू पीवीआईएफ लिख दिया, और फिर कैलकुलेशन करके प्राइस निकाल दिया, डन। कंप्यूटेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन, वही सेम टेबल जो अपने बना रहे हैं, पीरियड, अमाउंट को यूज करके पी फैक्टर से पीवी निकाला, पीवी बिकम्स योर वेट को लेके ड्यूरेशन निकल गया, समेशन WX, सीधा सीधी फॉर्मूला ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी फॉर्मूला आंसर, खत्म बात, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताओ इफ इंक्रीज इन यील्ड इज बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, अगर यील्ड बढ़ जाए तब क्या होगा, तो मार्केट प्राइस उसने निकाल लिया, यहाँ पे मार्केट प्राइस उसने सीधा सीधी निकाल लिया। तुम वॉलेटिलिटी को यूज करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तरीके से भी मार्क्स मिल गए पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिखो सही तरीके से, व्हेन वाईटीएम इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, कंक्लूजन भी लिख दिया, 7 मार्क्स फुल कंप्लीट। 4 पार्ट बी म्यूचुअल फंड्स, ये रहे म्यूचुअल फंड्स 4 पार्ट बी, सिमिलर क्वेश्चन अपना किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 बुक का, राइट। इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर का एक क्वेश्चन था वो। नेट एसेट वैल्यू निकालना है, नेट एसेट वैल्यू निकालना है वैल्यूएशन डेट पर यानी 31 मार्च पर, एनएवी निकालना है और फिर एनुअल रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो देखो इसने सारा डेटा पहले यहाँ पे लिख लिया, पूरा का पूरा पार्ट 1 इधर पे कर दिया, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू एंड एनएवी, जो क्वेश्चन बोला वो हेडिंग में दे दिया, सारा का सारा देखो एकदम नीटली सब लिख दिया, कैलकुलेशन यहाँ पे कैश बैलेंस एक्सपेंस पेबल सब हटाया, नेट एसेट वैल्यू आ गया इधर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग एनएवी, समरी में लिख भी दिया, नेट एसेट वैल्यू ये रहा, एनएवी ये रहा, दोनों पार्ट के इधर मार्क्स मिल गए। थर्ड पार्ट में रिटर्न पूछा था, रिटर्न के लिए ओपनिंग एनएवी पहले चाहिए, तो ये ओपनिंग एनएवी का इधर कैलकुलेशन हो गया, देखो ओपनिंग एनएवी कैलकुलेशन डन, और फिर यहाँ पे रिटर्न आ गया, एनुअलाइज रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न पहले निकाल लिया, फिर एनुअलाइज कर दिया उसको, सेम टू सेम काम जो हम करते हैं, बल्कि यहां पे तो देखो फॉर्मूला भी नहीं लिखा, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दिया तो भी मार्क्स मिल जाता है। तो यार मतलब तुमको लिखना पड़ेगा ना, अच्छी तरीके से लिखना है प्रॉपरली, और ये तब कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि हाँ बस एक बार नोट्स पलटा लिया काम हो गया, ऐसे नहीं होता सर, फाइनल लेवल है, यू हैव टू प्रैक्टिस। होमवर्क में एकदम वैसे प्लान करके होमवर्क देता हूँ कि तुम खुद से सॉल्व करो, खुद से आदत बनी रहे यार, बिना सर के आदत बना रहना चाहिए कि हम लिख सकते हैं, और वही काम तुमको एग्जाम में रिपीट करना है, बस कर पाओगे फिर, राइट। सिमिलरली आगे चलता रहेगा, क्वेश्चन 2 भी लीजिंग का हो गया, 2A इसने अटेम्प्ट नहीं किया, मे भी नहीं आता होगा, वॉट एवर बी द रीजन, कोई बात नहीं, बट जो किया वो अच्छे से किया ना, फिर भी 75 लाया देखो। तो 2B ये रहा लीजिंग का, सेम क्वेश्चन अपना बुक का में किया हुआ एकदम, तो वो बोला है असेस एंड एनालाइज द लीज रेंटल्स विच विल रिजल्ट इन इंडिफरेंस ऑप्शन। तो पहले बोरो एंड बाय का निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा लीज रेंट को x मान के उसको इक्वेट कर लेंगे, जो x का अमाउंट आएगा दैट विल बी द इंडिफरेंस लीज रेंट। हमने इनन्यूमरेबल सम्स किया इसका, राइट। तो कॉस्ट टाइम वाइम उसने लिख लिया, तो पहले बोरो एंड बाय वाला ऑप्शन निकाला, इंस्टॉलमेंट स्केड्यूल बना दिया, डेप्रिसिएशन, टर्मिनल वैल्यू सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशन किया, पीवी आ गया यहाँ पे, ठीक, एकदम टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन जैसा अपने करते हैं कैपिटल बजटिंग और लीजिंग के अंदर में। उसके बाद लीज रेंट को x माना, फिर पूरा कैलकुलेशन कराया और x का वैल्यू आ गया, उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, फुल मार्क्स 7, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं था कि रूलर पेंसिल से बहुत लाइन वाइन टान के कुछ काम हुआ, नहीं, एकदम स्मार्टली एक फाइनल लेवल स्टूडेंट को जो करना चाहिए वैसा किया, बस वही काम किया जो क्लास में करते हैं। क्लास में भी हम कोई प्रॉपर रूलर पेंसिल से बैठ के उसको डिजाइनिंग नहीं करते हैं, एकदम सिंपल इसी तरीके से बस एक कलर के पेन से लिखते हुए चलते हैं, वही काम इसने रिपीट किया, दैट्स इट, और फुल मार्क्स मिले, राइट।
फिर इसने थ्योरी अटेम्प्ट किया यहाँ पे। अब थ्योरी में यार देखो फुल मार्क्स नहीं मिलते, हालांकि जबकि ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम राइट भी है तो भी 3 मिला आउट ऑफ 4। थ्योरी है उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एडवांटेज लिखना था, शायद 2 ही पॉइंट राइट हुआ होगा तो 2 मार्क्स मिल गया। फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के फीचर्स थे, यहाँ 1 पॉइंट राइट हुआ तो 1 मार्क मिल गया। इस तरीके से थ्योरी में मार्क्स आते। तो ये सब ब्लैंक ब्लैंक चला, लास्ट में उसने एमसीक्यू के कुछ कुछ वर्किंग्स करे हुए हैं एमसीक्यू के लिए, तो वर्किंग्स भी वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से करके हो। तो मेरा पॉइंट यही है सर कि इट इज डूएबल, बस तुमको करना है, बस तुमको बैठ के करना पड़ेगा ना। मैं सारा अपना जो मेरे से रिलेटेड काम है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, वो मैं सब पूरी कर दूंगा। सारा कुछ क्लासेस तुम्हारे पास है एकदम अपडेटेड, अमेंडेड, जो चेंजेस आते हैं सब कुछ मैं टाइम टू टाइम उसमें अपडेटेड है। उसके बियॉन्ड तुमको कुछ नहीं पढ़ने का है, एवरीथिंग इज देयर इन द सिलेबस, सब कुछ तुम्हारे इसी एक बुक के अंदर में कवर्ड है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। तुम ये भी कर लिया ना, तुमको 75 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 80, 85, 90s भी आते हैं लोगों के रिजल्ट, अभी वाला रिजल्ट में जाके देख लो। तो इट्स जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज बिटवीन इसका एंड जिसका नहीं आ पा रहा है। डिफरेंस बस ये है कि जिसका मार्क्स नहीं आ रहा है या तो वो प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकट मार रहा है, देयर इज नो शॉर्टकट यार, प्रॉब्लम यही है। और दूसरा, या तो फिर डर रहे हो तुमने प्रैक्टिस बहुत करा हुआ है लेकिन एग्जाम के वो प्रेशर से तुम डर जा रहे हो कि सर वो प्रेशर हमको हमारा नर्व्स जो है वो एंग्जाइटी आ जाती है, हम वो प्रेशर नहीं ले पाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, वो प्रॉब्लम्स आ रही है तुमको। तो इसलिए मैं तुमको सिर्फ 2 ही चीज़ बोलूंगा, ये 2 चीज़ फॉलो कर लो, तुम्हारा एग्जाम एकदम 100% अच्छा ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। फेल वेल होने का तो चांस ही नहीं रहेगा अगर तुम इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा रहे हो। पहला चीज है, जब क्लास करो या जब प्रैक्टिस करो, जब टाइम रहे तुम्हारे पास, ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान इट आउट। तुम एग्जाम से एक दिन बैठ के लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट एग्जाम से 8 महीने पहले तो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ना। क्लास जब कर रहे हो तब तो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ना। तो लिख के प्रैक्टिस करने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तभी जो तुम अभी लिखोगे, अभी नहीं लिख रहे, तुमको क्यों लगता है कि तुम एग्जाम हॉल में लिख पाओगे? अभी लिखना पड़ेगा तब एग्जाम हॉल में लिख पाओगे। यू हैव टू प्रैक्टिस, हैव टू, शुड नहीं बोला मैंने, यू हैव टू प्रैक्टिस। लिख के प्रैक्टिस करो। मैं तो फोर्सफुली तुमसे लिखवा रहा हूं यार, क्लास में खुद मैं लिख रहा हूं। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में अगर मैं लिख सकता हूं, अगर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन में सारे के सारे इतने सारे नोट्स बना सकता हूं, एकदम कोई भी चैप्टर ले लो ना, अगर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन में एक एक सम तुम्हारे साथ बैठ के क्लास के अंदर में सॉल्व कर रहा हूँ, होमवर्क मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते सर? यू हैव टू डू दिस। तुम ये कर लो, मतलब ये जो जैसा हम क्लास में लिख रहे हैं वही तुमको एग्जाम हॉल में लिख के आना है, अलग कुछ नहीं है, वही है। होमवर्क जो दे रहे हैं बस होमवर्क फॉलो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लिया ना, काम हो जाएगा। और अगर तुमको एग्जाम फियर है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में बैठ के तुमको डर लगने लग जाता है, क्या होगा, रिजल्ट का डर हो जाता है बहुत लोगों को, तो टेस्ट पहले से दे दो, पहले से टेस्ट दो, ताकि तुमको पता हो कि हाँ अगर बुक बंद है, सर सामने नहीं है, तो भी हम लिख पा रहे हैं। अगर तुमको वो एश्योरेंस आ गया तो एग्जाम में वो डर तुम्हारा बहुत कम हो, राइट? इट्स जस्ट रेप्लिकेट योर एग्जाम बिफोर द एग्जाम। डायरेक्टली तुम एग्जाम में जब जा रहे हो ना, तो कुछ नया मत रहने दो ना, प्रैक्टिस कर लो खुद से पहले ही, टेस्ट दे दो पहले ही, हो गया एग्जाम रेप्लिकेटेड। एग्जाम में वो तुम्हारा डर खत्म हो गया, तुम बहुत बेटर सिचुएशन में रहोगे एग्जाम प्रेशर को डील करने का, एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स लाइक दिस। क्लियर है गाइस? बाकी कहीं पे भी कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन रहे तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, कुछ रहे तो इधर कमेंट बॉक्स में कर देना, एंड मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू गाइस, जय श्री श्याम, ध्यान रखो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।